नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत मैं जिस शीर्षक के साथ उपस्थित हुआ हूं वह है परिकल्पना की विशेषताएं एवं स्रोत। आज की इस वीडियो में मैं परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं, और इसके साथ ही साथ यह बताऊंगा कि परिकल्पनाओं को निर्मित करने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। तो एक अच्छी परिकल्पना के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए उनको, और एक परिकल्पना के निर्माण में कौन से स्रोत सहायक होते हैं, इनके साथ मैं इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। और आप देखें, इस वीडियो को देखने से पूर्व इसके पहले की जो वीडियो है जिसमें मैं परिकल्पना का अर्थ, उसका एटमोलॉजिकल मीनिंग और इसके साथ ही साथ उसकी परिभाषाओं को मैं बता चुका हूं, तो उसे एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि उसके बाद का यह वीडियो है। अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद अब हम यह देखेंगे कि अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं क्या हैं और इसको निर्मित करने में कौन कौन से स्रोत सहायक होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, यह जो टॉपिक है यह विशेष रूप से यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक है। ऐसे विद्यार्थी जो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जिनके अपने सेकंड पेपर में भी अनुसंधान एक यूनिट है, तो ऐसे विद्यार्थी इसको ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं परिकल्पना की विशेषताएं। देखें, परिकल्पना जब हम परिकल्पना की बात करते हैं तो परिकल्पना क्या है? एक हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी समस्या का। समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्तावित उत्तर होता है जिसको कि जांचना बाकी होता है, अभी उसे जांचना होता है, परीक्षण करना अभी बाकी होता है। तो ऐसे जो भी ये जो परिकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं यह किसी भी अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं, क्योंकि इसी के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो आप देखेंगे किसी भी अनुसंधान कार्य में निष्कर्ष एवं परिणामों तक पहुंचने के लिए यह बहुत ही सशक्त माध्यम होता है। परिकल्पना का जो निर्माण है, जो हम परिकल्पना जिस स्तर पर हैं, परिकल्पना के स्तर पर यह जो स्तर होता है बहुत ही सशक्त माध्यम होता है किसी भी रिसर्च के परिणामों तक, निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और आप देखेंगे यह जो परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं ये एक अनुमानात्मक उत्तर होती हैं। अनुमानात्मक उत्तर तो होती हैं, लेकिन इस अनुमानात्मक उत्तर के पीछे भी तर्क दिया जाता है। प्रमाणों के आधार पर ही इस अनुमानात्मक उत्तर का निर्माण किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता किसी समस्या पर अनुसंधान कर रहा होता है तो उस समस्या के संदर्भ में आप देखेंगे उसके मस्तिष्क में बहुत से विचार चल रहे होते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है, और उन सभी विचारों में से कुछ को वह परिकल्पना के रूप में निर्मित करता है। तो वे जो विभिन्न विचार हैं जिनको कि वह परिकल्पना के रूप में गढ़ता है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसको ध्यान में रख करके वह उनका निर्माण करता है। तो आप देखेंगे कि जो भी अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं, बहुत लंबे समय से अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं, तो वे अपने अनुभव से, उनकी जो अपने पूर्व के अनुभव है, जो उनका अपना ज्ञान है, जो उनका अपना समझ है, उसके आधार पर वे परिकल्पनाओं की जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि वे कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रख करके हम एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है संप्रत्यात्मक स्पष्टता, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। यह जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, संप्रत्यात्मक स्पष्टता है, यह बहुत ही आवश्यक है। किसी भी परिकल्पना के निर्माण में इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। यह ऐसा गुण है, ऐसी विशेषता है जिसके अंतर्गत
हम यह देखते हैं कि जो हमारी परिकल्पना है उस परिकल्पना में जो भी चर आए हुए हैं उन चरों के मध्य जो संबंध दिखाए गए हैं वे संबंध क्या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। यही संप्रत्यात्मक स्पष्टता दर्शाता है कि हमारी परिकल्पना में जो भी चर आए हैं उसके बारे में उनके संबंधों के बारे में जो कथन कहा गया है वह स्पष्ट रूप से क्या प्रस्तुत किया गया है या नहीं। तो स्पष्ट रूप से उन संबंधों को प्रस्तुत किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वह परिकल्पना हमारी एक अच्छी परिकल्पना है। नेक्स्ट है परीक्षणीयता, टेस्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे यह जो टेस्टेबिलिटी है, परीक्षणीयता का गुण है, बहुत ही आवश्यक है। हमारी जो परिकल्पना है उसमें यह गुण होना बहुत ही आवश्यक है। अब आप एक परिकल्पना का निर्माण तो कर लिए, लेकिन जब परिकल्पना को जांचने की बारी आई तो उस समय हम देख रहे हैं कि वह जांचने की योग्य ही नहीं है, वो जांचा ही नहीं जा सकता है। तो ऐसा परिकल्पना यदि आप बनाएंगे तो वह एक अच्छी परिकल्पना नहीं है, क्योंकि उसमें जांचनीयता का, परीक्षणीयता का गुण नहीं होता है। आप यह नहीं जांच सकते हैं कि वह परिकल्पना सत्य है या असत्य, उसके सत्य असत्य होने की जो जांच की प्रक्रिया है उसे आप नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी परिकल्पना में यह गुण होना बहुत ही आवश्यक है कि उसे जांचा जा सके। तीसरा है पर्याप्तता, सफिशिएंसी। तो किसी भी परिकल्पना में पर्याप्तता का भी गुण होना बहुत ही आवश्यक है। अब इससे तात्पर्य है कि परिकल्पना के द्वारा जो भी समस्या है, समस्या का पर्याप्त समाधान होना चाहिए। हमारी जो परिकल्पना है वह परिकल्पना हमारी समस्या का एक पर्याप्त उत्तर प्रदान करने वाला होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह परिकल्पना हमारी एक अच्छी परिकल्पना मानी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी समस्या का जो समाधान है वह सरलतापूर्वक, सुविधापूर्वक हमें मिल जाता है। तो यह है पर्याप्तता का गुण। नेक्स्ट है तार्किक व्यापकता, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो किसी भी परिकल्पना में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी भी परिकल्पना में इसका भी होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे तार्किक व्यापकता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी हमारी परिकल्पना है उसमें जिन चरों के संबंधों की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उसके बारे में हम जो कथन कर रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों को समावेशित कर लिया गया है, या जिस समस्या पर हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जितने भी आयाम हैं, जितने भी पक्ष हैं, क्या उन सबको सम्मिलित कर लिया गया है। यदि ऐसा कर लिया गया है तो आप देखेंगे कि ऐसी परिकल्पना में तार्किक व्यापकता, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस का गुण पाया जाता है कि जिस समस्या पर हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं, उन सब को यह समाहित किए हुए होता है। तो यह गुण किसी भी परिकल्पना में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा है तो वह एक अच्छी परिकल्पना मानी जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है संगतता, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का भी होना बहुत ही आवश्यक है किसी परिकल्पना में। इससे तात्पर्य है कि अभी तक जितने भी अनुसंधान कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसमें जिस प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, उन सभी अनुसंधान कार्यों में जिन तथ्यों, जिन सिद्धांतों या जिन नियमों को अभी तक प्रतिपादित किया जा चुका है उससे मेल खाता हुआ ही हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। यदि उससे मतभेद नहीं रखना चाहिए। अगर अभी तक जितने भी शोध कार्य हो चुके हैं, हम जिस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, हमारी जो समस्या है, हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है, उससे संबंधित अभी तक जितने भी शोध कार्य हो चुके हैं उससे मेल खाता हुआ ही हमारा परिकल्पना होना चाहिए। अगर उससे मेल नहीं रखता है, उसके समान नहीं है, तो वह परिकल्पना अच्छी परिकल्पना नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है सरलता, सिंप्लिसिटी। देखिए सिंप्लिसिटी, इससे तात्पर्य है कि हमारा जो परिकल्पना है वह सरल हो, स्पष्ट हो, छोटा हो,
उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने वाली स्थिति न हो, ऐसा न हो कि भ्रमित कर रहा हो, या आप देखेंगे कि उसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिए हैं जो कि बहुत ही जटिल हो, बहुत कठिन हो, समझ में ही ना आए। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है उसका प्रयोग हमें परिकल्पना में नहीं करना चाहिए। परिकल्पना हमारी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वह सुगम्य हो, पढ़ने में, समझने में, तो किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने वाला नहीं हो। इस प्रकार का सरल स्पष्ट परिकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह परिकल्पना एक अच्छी परिकल्पना मानी जाएगी। अगला देखें, अगला है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी आप देखेंगे जो भी अनुसंधान कार्य होता है उसमें हम गहन अध्ययन करते हैं, और गहन अध्ययन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो क्षेत्र है उसको हम सीमित करें, उसको एकदम विशिष्टतम बनाएं। विशिष्ट से विशिष्ट बनाया जाता है ताकि उस पर गहनतापूर्वक अध्ययन किया जा सके। यदि हम व्यापक क्षेत्र को ले लेते हैं, जो हमारा परिकल्पना है, यदि उसमें व्यापकता है तो क्या होगा, वह कई अनुसंधान के बराबर का कार्य हो जाएगा, और आप जो भी कार्य करेंगे वह गहनतापूर्वक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो परिकल्पना है उसको बहुत व्यापक हम ना बनाएं। बहुत विस्तृत क्षेत्र वाला परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि उसके क्षेत्र को एकदम सीमित कर दिया जाता है। विशिष्ट क्षेत्र का सीमित और विशिष्ट क्षेत्र को हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारी जो परिकल्पना है उसका क्षेत्र विस्तार ना हो पाए, वो विशिष्ट रहे, सीमित रहे, तभी हम उस पर जो अध्ययन करेंगे वह गहनतापूर्वक किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की यदि विशेषता परिकल्पना में है तो वह एक अच्छी परिकल्पना मानी जाएगी। अगला देखें, वह है सत्याभाषिता, प्लॉसिबिलिटी। प्लॉसिबिलिटी देखिए, इससे शब्द से ही पता चल रहा है कि जो हमारी परिकल्पना है, परिकल्पना देखने से ही सत्य को आभाषित करने वाला होना चाहिए। तात्पर्य क्या है कि हमारी जो परिकल्पना है उस परिकल्पना में हम जिन चरों के संबंधों के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कथन कर रहे हैं, वह कथन देखने मात्र से ही सत्य साबित होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वह सत्य है। यदि हम ऐसा परिकल्पना बना रहे हैं तो वह परिकल्पना एक अच्छी परिकल्पना मानी जाएगी। तो सत्याभाषिता यह एक विशेषता है, एक गुण है अच्छी परिकल्पना का। नेक्स्ट है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। अब आप एक परिकल्पना का निर्माण तो कर लिए, लेकिन जब डेटा कलेक्शन की बारी आई तो आप देख रहे हैं कि इससे संबंधित डेटा ही नहीं मिल रहा है, या जब उसके मापन की बारी आई तो आप देख रहे हैं कि मापने के लिए कोई उपकरण ही नहीं है इससे संबंधित, या जब विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण का समय आता है तो आप देख रहे हैं कि हम जो परिकल्पना बनाए इससे संबंधित कोई ऐसी सांख्यिकी विधि ही नहीं मिल रही है जिससे कि इसका एनालिसिस किया जा सके। तो इस प्रकार की जो परिकल्पनाएं होती हैं वह प्रैक्टिकेबल नहीं होता है, व्यवहारिक नहीं होती है। तो हमें ऐसे परिकल्पना का निर्माण करना होता है जो कि व्यवहारिक हो। तात्पर्य क्या है कि उससे संबंधित डेटा आसानी से कलेक्ट किया जा सके, उससे संबंधित मापन के उपकरण उपलब्ध हों, यदि उपलब्ध नहीं है तो आसानी से बनाया जा सके, और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सांख्यिकी मेथड जो हैं, वे विधियां, वे भी उपलब्ध हों। तो अगर ऐसा है तो उस परिकल्पना में व्यवहारिकता की विशेषता होती है, यह गुण होता है, और ऐसी परिकल्पना हमारी अच्छी परिकल्पना मानी जाती है। और नेक्स्ट है मितव्ययिता, इकोनॉमिसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें समय कम लगे, हमारा मेहनत कम लगे, और जो हमारा धन है, पैसे हैं, वह भी कम खर्च हो, तो अगर इस प्रकार का हम परिकल्पना निर्मित कर रहे हैं जो मितव्ययी है, यानी कि कम से कम समय में, कम से कम श्रम में और कम से कम संसाधनों में कम से कम पैसे खर्च हों, उसमें हमारी
परिकल्पना हमारी समस्या का समाधान कर दे, हमें एक निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता दे, तो यह ऐसी परिकल्पना बहुत ही अच्छी परिकल्पना मानी जाती है। तो ये रही परिकल्पना की विशेषताएं। इनको ध्यान में रख करके एक अच्छी परिकल्पना का चयन एक अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं इन विशेषताओं को तो ध्यान में रखते ही हैं, इसके साथ ही साथ उनका जो अपना पूर्व अनुभव होता है वह भी इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। उनका अपना ज्ञान, विवेक, उनके पूर्व अनुभव और जो उनकी अपनी समझ है वह भी एक अच्छी परिकल्पना के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनुसंधान परिकल्पना के स्रोत। अब इस पर देखते हैं अनुसंधान परिकल्पना के स्रोत के बारे में। तो देखिए, जब भी अनुसंधान परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो उसके निर्माण में विभिन्न स्रोतों का सहायता लिया जाता है, विभिन्न स्रोतों की सहायता ली जाती है। अब ये जो भी अनुसंधान परिकल्पना है इसका जब निर्माण किया जाता है तो ऐसे ही हवा में निर्माण नहीं कर लिया जाता है, अनायास ही नहीं इसका निर्माण कर लिया जाता है, बल्कि इसके निर्माण के पीछे एक ठोस तथ्य दिया जाता है, ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और उन प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि नहीं, ये हमारी समस्या का एक सटीक और सही समाधान है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पना को निर्मित करता है तो उसके निर्माण में वह उससे संबंधित जो भी ज्ञान है, अपना जो अनुसंधान करता है, भाई जब वह किसी क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे हैं तो उससे संबंधित उनकी अपनी समझ, उनके अपना ज्ञान जो होता है, यह भी क्या है, परिकल्पना को निर्मित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो अब देखें कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता परिकल्पना का निर्माण करता है तो परिकल्पना के निर्माण में वह इस प्रकार के बहुत से स्रोतों से सामग्री को एकत्रित करता है और एक सटीक और सही परिकल्पना का निर्माण करता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि परिकल्पना निर्माण के जो प्रमुख स्रोत हैं, जिन स्रोतों की सहायता अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पना को निर्मित करने में लेता है, वे कौन कौन से हैं। तो देखें, सबसे पहले है संबंधित साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है यह। आप देखेंगे एक अनुसंधानकर्ता जब से वह अपने अध्ययन क्षेत्र का विषय का चुनाव कर लेता है और समस्या चयन के पूर्व से और उसके बाद भी वह लगातार अपने क्षेत्र से संबंधित, समस्या से संबंधित जो भी साहित्य है उन सब का वह अध्ययन करता है। तो संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से एक फ़ायदा यह होता है कि अनुसंधानकर्ता को उस समय तक के जितने भी शोध कार्य हो चुके हैं, उसके अपने क्षेत्र से संबंधित, अपनी समस्या से संबंधित, जिस क्षेत्र में वह अनुसंधान कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित जितने भी शोध कार्य हो चुके हैं, जितने भी सिद्धांत, जितने भी तथ्य दिए जा चुके हैं, उन सब से वह परिचित हो जाता है और उन सब से परिचित हो जाता है। और जब वह इन सब का गहन अध्ययन कर लेता है तो उसे यह ज्ञात होता है कि अभी तक जो कार्य हो चुके हैं उसमें क्या क्या विषमताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, और इन कमियों के आधार पर वह एक समस्या का चयन करता है और समस्या का चयन करने के बाद उसी के आधार पर वह एक सटीक, सही परिकल्पना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संबंधित साहित्य का अध्ययन परिकल्पना निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आइए दूसरा देखते हैं। यह है पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो आप देखेंगे जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं उनके जो अपने पूर्व अनुभव हैं
वह भी अनुसंधान के लिए परिकल्पना निर्माण करने में, परिकल्पना को निर्मित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब व्यक्ति के जो अपने पूर्व अनुभव होते हैं वह जितना अधिक व्यापक और जितना अधिक विस्तृत होगा, अनुसंधानकर्ता को अपने परिकल्पना को निर्माण करने में उतना ही सरलता महसूस होगा, उतनी ही सरलतापूर्वक वह अपने परिकल्पना का निर्माण कर लेगा, आसानी से परिकल्पना का निर्माण कर लेगा। तो पूर्व अनुभव, यदि अनुसंधानकर्ता का पूर्व अनुभव बहुत ही अधिक है, व्यापक है, तो वह आसानी से परिकल्पना का निर्माण कर लेगा। तो यह भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है परिकल्पना के निर्माण में। नेक्स्ट देखिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है परिकल्पना के निर्माण में। आप देखेंगे अनुसंधानकर्ता दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनका अवलोकन करके परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं अपने समस्या से संबंधित जो भी दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं दिन प्रतिदिन जो बदल रही हैं, उनका वह क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, बहुत ही गहनतापूर्वक उसका अवलोकन करते हैं। वे जिस समस्या पर अनुसंधान कर रहे होते हैं उससे संबंधित जो चर होता है, उन चरों के संदर्भ में, उनके संबंध में बहुत ही गहनतापूर्वक ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करके वे अपनी जो परिकल्पना है उसका निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, यह भी अनुसंधान कार्य में परिकल्पना के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट आप देखें सादृश्यता। सादृश्यता, एनालॉजी। एनालॉजी में आप देखते हैं कि कोई भी दो एक समान परिस्थितियां यदि होती हैं तो आप देखेंगे एक परिस्थिति के लिए जो व्याख्या की गई है उसी को हम दूसरी परिस्थिति में भी लागू कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि मान लेते हैं कि पूर्व में कोई ऐसी ही समस्या पर अनुसंधान कार्य किया जा चुका है, तो आप वर्तमान समय में भी अपनी आज की इस समस्या पर पूर्व की जो समस्या है उसमें जैसा परिकल्पना बनाया गया है उसके ही समान परिकल्पना का निर्माण आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो सादृश्यता है वह बहुत ही सहायक स्रोत साबित होता है परिकल्पना के निर्माण में। या आप देख सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष में जो समस्या आ रही है उसके समाधान में जो परिकल्पना का निर्माण किया गया, वैसी ही समस्या यदि किसी दूसरे क्षेत्र में आता है तो यह क्या है, दोनों समान प्रकार की समस्या है। तो जब एक जैसा है, सदृश्य है, तो जो परिकल्पना वहाँ पर एक जगह निर्मित की गई वही परिकल्पना आप दूसरी जगह भी निर्मित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, परिकल्पना निर्माण में एक स्रोत का कार्य करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज। आप देखेंगे जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, यह ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक इस प्रकार के जो अनुसंधान कार्य होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं ऐसे अनुसंधान कार्यों में। अब इन सभी ये सब जो अनुसंधान कार्य हैं, इन क्षेत्रों में जो अनुसंधान कार्य होते हैं उसमें आप देखेंगे यह जो हमारी समाज की अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कल्चरल हेरिटेज है, वह हमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और इन सामाजिक दृष्टिकोणों के आधार पर हम इन क्षेत्रों में परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, यह भी ऐसे क्षेत्रों में परिकल्पनाओं के निर्माण में अच्छे स्रोत का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है सूझ, इनसाइट। अब देखिए सूझ है, ये अचानक सूझ जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वह अपनी समस्या पर लगातार चिंतन मनन कर रहा होता है और इस
लगातार चिंतन मनन के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि शोधकर्ता को अचानक ही अपनी समस्या के संदर्भ में एक उत्तर सूझ जाता है। तुरंत उसके मन में एक समाधान आता है कि यदि हम ऐसा करें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अचानक उसके मन में आता है। तो इस प्रकार से भी कभी कभी जो है सूझ के द्वारा, इनसाइट के द्वारा भी हमको अपनी समस्या के समाधान के लिए जो परिकल्पना है उसको निर्मित करने में, बनाने में सहायता प्राप्त होती है। तो सूझ भी क्या है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है परिकल्पना निर्माण में। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव, आप देखेंगे ये जो हमारा सृजनात्मक चिंतन है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, यह भी एक स्रोत के रूप में कार्य करता है परिकल्पना के निर्माण के लिए। तो देखिए कैसे कार्य करता है। आप देखेंगे सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी, जो भी अनुसंधान करता है उनमें जाहिर सी बात है वो क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी उनके अंदर होगी। तो जब वे सृजनात्मक होंगे तो विभिन्न तरीके से सोचेंगे अपनी समस्या पर, अपनी समस्या के समाधान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से सोचेंगे, विभिन्न तरीके से सोचेंगे। और जो मेन सोचने का जो तरीका है उससे हट करके भी सोचेंगे, लीक से हट करके सोचेंगे। और इस प्रकार से चिंतन करके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के द्वारा वे क्या करते हैं, अपनी समस्या के संदर्भ में ढेर सारे, एक से ज़्यादा आयामों पर सोच करके एक से ज़्यादा प्रस्तावित उत्तरों को वह क्या करते हैं, वैकल्पिक रूप में तैयार करते हैं। और उनमें से जो स्पष्ट, सरल, मितव्ययी हो, व्यवहारिक हो, ऐसे परिकल्पनाओं को वह चयनित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो अनुसंधान करता होते हैं उनकी अपनी जो सृजनात्मक चिंतन है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, वह भी अच्छे स्रोत का कार्य करती है परिकल्पनाओं के निर्माण में। अगला है परिसंवाद, डिस्कशन। बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है यह। यदि किसी अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान कार्य में, जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहे हैं, जो उनकी समस्या है उसके संदर्भ में यदि परिकल्पना निर्माण करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह उस क्षेत्र विशेष के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ वह डिस्कशन कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या को वह रखेंगे। उनके साथ जब बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वह जो भी उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है वह विभिन्न आयामों पर एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि देंगे। उससे भी आपको अपनी परिकल्पना के निर्माण में बहुत ही मदद मिलती है। समूह में भी आप चर्चा कर सकते हैं। उस क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य जितने भी लोग हैं आप उनके साथ जा कर के डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, और उससे आपको एक नई दृष्टि प्राप्त होती है, अपने इस क्षेत्र के बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, अपनी जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में और समझ आपकी बढ़ती है। और इस प्रकार से जो अनुसंधान करता होते हैं उनको अपनी परिकल्पना बनाने में मदद मिलती है। तो परिसंवाद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है परिकल्पनाओं के निर्माण में। अगला देखिए, नेक्स्ट है पूर्व अनुसंधान, प्रीवियस रिसर्चेस। अब आप जिस अनुसंधान करता, जिस भी अध्ययन क्षेत्र में उनका जो क्षेत्र है, जिस विषय से वह अनुसंधान कर रहे हैं, उनके अपने उस क्षेत्र में जो पहले से अनुसंधान हो चुके हैं, जो रिसर्चेज हो चुके हैं, और उन रिसर्चेज में जो भी सिद्धांत, परिणाम दिए जा चुके हैं, उनका अध्ययन एक अनुसंधानकर्ता जब करता है तो अपने परिकल्पनाओं के निर्माण में यह भी एक क्या है, स्रोत का कार्य करता है। अनुसंधानकर्ता जब पूर्व अनुसंधानों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के परिकल्पनाओं का निर्माण
किया गया था, उससे संबंधित कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया गया, कौन सी सांख्यिकी का प्रयोग किया गया और क्या परिणाम आए, क्या सिद्धांत बने। तो पूर्व के अनुसंधानों का अध्ययन करने से इन सब की जानकारी होती है और इसके आधार पर अनुसंधानकर्ता वर्तमान में अपनी जो समस्या है उसके संदर्भ में वह एक अच्छी परिकल्पना को निर्मित करता है। तो पूर्व अनुसंधान भी अनुसंधान परिकल्पनाओं के निर्माण में अच्छा स्रोत है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सब अनुसंधान कार्य में परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो आज के इस वीडियो में अनुसंधान में परिकल्पनाओं की विशेषता क्या थी, अच्छी परिकल्पना की विशेषता क्या होती है, इनके जो स्रोत हैं उनके बारे में मैं बताया। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, देखिए, पूरा देखिए, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी होगी। नेट फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। इससे आप पूछा जा सकता है कि जो हमारी परिकल्पना है उसके चयन में कौन कौन सी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है, या अच्छी परिकल्पना के निर्माण में कौन कौन से स्रोत हैं, निम्नलिखित में से उनका चयन करिए। निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान परिकल्पना के निर्माण में स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं, इस प्रकार से। या आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुसंधान परिकल्पना के चयन के लिए विशेषता है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि वे आगे भी हमारे वीडियोस को देखने के इच्छुक हों तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियोस पीछे बनाई जा चुकी हैं वे और आगे जो भी बनाई जाएंगी वह सब उनको उपलब्ध होता रहे। और यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक आप शेयर करिए, ताकि इससे संबंधित तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक मेरा यह वीडियो पहुंचे और वे सब इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।